अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर की सदारत में रमज़ानुल मुबारक के करीब आने के पेश नज़र इंतजामात के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एस शोभन रेड्डी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्ला हुसैनी, साबिक वजीर दाखिला व MLC महमूद अली, मजलिस के अरकान असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली और दीगर मौजूद थे। इसके अलावा कई अरकान असम्बली ने इस इजलास में शिरकत की। वजीर पूनम प्रभाकर ने रमज़ान के करीब आने के पेश नज़र हुक्काम की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में हिदायत दी। हैदराबाद के अरकान असम्बली ने वजीर पूनम प्रभाकर की तवज्जो में त्यौहार के इंतजाम से मुतालिक हुकूमत के लिए एहतियाती तदाबीर और हिदायत को दिलाया। हैदराबाद के MLAs ने रियासती वजीर को बताया कि रमज़ान के महीने में शहर में पानी की किल्लत को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। साथ ही मसाजिद में पानी की सप्लाई पर भी जोर दिया गया। पुराने शहर को पीने का पानी सप्लाई करने वाले मीर आलम पंप हाउस की मरम्मत और मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में देखभाल के मसाइल को हल करने की भी सिफारिश की गई। साथ ही हुकूमत से मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के इमामों, मौज़िनीन और दीगर अमले की तनख्वाहें जारी करने पर जोर दिया। उन्होंने रमज़ान के लिए हैदराबाद की तरह तमाम अजला में इसी तरह के इंतजाम करने की दरख्वास्त की। साथ ही ये कहा गया कि रमज़ान के पूरे महीने में दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की हिदायत दी जाए। इस पर रियासती वजीर ने तयक़ुन दिया कि ओहदेदारों को मुनासिब हिदायत दी जाएगी। साथ ही सैबराबाद, हैदराबाद और रचाकुंडा के कमिश्नरेट्स को हिदायत दी गई है कि वो छोटे कारोबारियों को हरासा ना करें। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ एक और मीटिंग होगी जिसमें रमज़ान के लिए फंड्स पर बातचीत होगी। अब एक अहम खबर ग्रुप 1 से जुड़ी। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 1 की जायदादों के लिए ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 563 जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया गया। पेशरफ VRS हुकूमत की जानिब से ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए गुज़िश्ता साल जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख कर देने के चंद घंटों के अंदर ही हुकूमत ने ताज़ा तौर पर मज़ीद 60 जायदादों को इजाफा करते हुए 563 जायदादों पर तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया और उम्मीदवारों से ख्वाहिश की गई है कि वो 23 फरवरी से इन जायदादों के लिए दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। 14 मार्च की शाम 5 बजे तक दरखास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। 23 मार्च की सुबह 10 बजे से 27 मार्च की शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों को अपनी दरखास्त फॉर्म में एडिट यानी करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा, जबकि इम्तिहान से एक हफ्ता कबल हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मुख्तलिफ तफसीलात दी गई हैं। जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। अब एक खबर इसी तरह के एक और नोटिफिकेशन की। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर R लिम्बाद्री ने आज सतवाहना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर S मल्लेश के साथ मिलकर तेलंगाना PE सेट 2024 के शेड्यूल को जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 12 मार्च को PE सेट एंट्रेंस इम्तिहान का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 14 मार्च से ऑनलाइन तरीक़ेकार पर दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 15 मई दरखास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख रहेगी। लेट फीस के साथ 31 मई तक भी दरखास्तों को वसूल किया जाएगा और 10 जून से 13 जून के दरमियान तेलंगाना PE सेट के तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होंगे। तेलंगाना PE सेट एंट्रेंस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वालों को PPEd और DPEd कोर्सेस में दाखिले दिए जाएंगे। इस मरतबा सातवाहना यूनिवर्सिटी PE सेट इम्तिहान मुनक्किद कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नानक रामगुड़ा HMDA दफ्तर में मूसा नदी कैचमेंट एरिया तरक्याती इक़दाम पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। अहदेदारों ने वज़ीर आला को कई तफसीलात के साथ मूसा नदी की हुदूद और मकाम के खाकों की वजाहत की। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मूसा नदी की तरक्की के अमल को जल्द से जल्द शुरू करें। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मूसा नदी की सफाई का अमल मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि मूसा नदी का तरक्याती मनसूबा शहर की तारीखी इमारतों को शामिल करता हुआ होना चाहिए। वज़ीर आला ने अहदेदारों को कहा कि वो काम को तकसीम करें और इस मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को तेज़ी के साथ तकमील करने की कोशिश करें।
रियासत में एक और भारी सरमायाकारी होने जा रही है। इस सिलसिले में हुकूमत ने आज सोलार पीवी मॉड्यूल और पीवी सेल्स तैयार करने वाली मशहूर कंपनी रेनोवेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ 6000 करोड़ की सरमायाकारी का माहिदा किया। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम में वाक़ फैब सिटी में वजीर इंडस्ट्रीज व IT डी श्रीधर बाबू की मौजूदगी में महकमा इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने रेवेन्यूज इंडी प्राइवेट लिमिटेड के नुमाइंदों के साथ माहिदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर इंडस्ट्री श्रीधर बाबू ने कहा कि इस कंपनी की कर्नाटक और महाराष्ट्र में तैयारी की यूनिट्स रहने के बावजूद हैदराबाद के करीब इस कंपनी ने तैयारी की एक और बड़ी यूनिट कायम करने का फैसला किया, जो काफ़ी खुशी की बात है। उन्होंने कंपनी के नुमाइंदों को तयखुन दिया कि रियासत में कंपनी के यूनिट के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूनिट के क़याम से हैदराबाद शहर सोलार के आलात की तैयारी के हब में तब्दील हो जाएगा। श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की तैयारी की हौसला अफजाई कर रही है। कांग्रेस दौर इख्तिदार में बरखी कटौती रोज का मामूल बन गया है। हैरत की बात यह है कि एक प्रोग्राम में जहां रियासती वजीर सीतक का शिरकत कर रही थी, 20 मिनट तक बरखी सरबराही बंद रही। तफसीलात के मुताबिक हनुमंत आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में इतवार के दिन एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस इजलास में रियासती वजीर शरीक थी। प्रोग्राम के दौरान अचानक बरखी सरबराही बंद हो गई। रियासती वजीर ने अहदेदारों से फ़ोन पर रब्ता कायम किया, बावजूद इसके 20 मिनट बाद बरखी सरबराही बहाल हुई। काफ़ी देर बाद जब बरखी सरबराही बहाल हुई तो वहाँ मौजूद शुरा ने तालियां बजाई। रियासत के मुख्तलिफ मकामात से रोज़ाना बरखी कटौती की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। ఇలాంటి సంక్షేమం రావాలనుకున్నారో అది గత 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పాలనలో కూడా రాకపోవడంతో మరొక అవకాశం మా అందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన తెలంగాణ పార్టీగా గుర్తించి మీరందరూ సహకరించి మా అందరి గెలుపులో భాగస్వాములైన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నిజంగా నిన్న మాట్లాడుతుంటే ఒక అమరవీరుల యొక్క స్మృతి వనంలో బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ అనేది ఎట్లాంటి అది ఆలోచన వచ్చింది అంటే అది నిజంగా అమరవీరుల యొక్క త్యాగాలను అత్యంత वज़ीर जंगलात कुंडा सुरेखा डेंगू बुखार में मुब्तला हो गई हैं। असेंबली के बजट इजलासों में शिरकत के दौरान उन्हें बुखार चढ़ गया था और वो घर बैठे अपनी वजारतों के तहत होने वाले प्रोग्रामों की निगरानी कर रही हैं। 5 दिन तक बुखार कम ना होने की वजह से डॉक्टरों ने कई तिब्बी टेस्ट किए और तस्दीक की कि ये डेंगू पॉजिटिव है। फिलहाल वजीर हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज करवा रही हैं। रोज़मर्रा की सरगर्मियों का घर से निगरानी वो कर रही हैं। मेडाराम यात्रा के कामों की पेशरफ्त और इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल करते हुए ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी कर रही हैं। मज़ीद 2 या 3 दिनों में वजीर के सेहतमंद होकर मेडाराम समक्का सारका यात्रा में शिरकत की तवक्को है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली रवाना हो गए हैं। सपहर बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए रेवंत रेड्डी 2 रोज़ा दिल्ली के दौरे के लिए रवाना हुए हैं, जहां वो शाम में कौमी दारुल हुकूमत पहुंच गए। उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली का अहम मकसद अनकरीब मुनक़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए रियासत से पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब और काबीना में तोसी भी शामिल है। 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया था। अजला हैदराबाद, निज़ामाबाद और आदिलाबाद को छोड़कर इस वक्त उनके हमरा तकरीबन दीगर अजला के अरकान असम्बली को काबीना में नुमाइंदगी दी गई थी। काबीना में मजीद चंद अरकान को शामिल करने की गुंजाइश है। लोकसभा इंतखाबात से कबल काबीना में तोसी करते हुए अजला निज़ामाबाद, आदिलाबाद को भी नुमाइंदगी देने का मंसूबा है, ताकि लोकसभा इंतखाबात में उन अजला में कांग्रेस को फ़ायदा हो सके। जहाँ तक हैदराबाद ज़िले से नुमाइंदगी की बात है, असम्बली इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले 24 असम्बली हलकों में कांग्रेस को एक भी हल्के से कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से काबीना में हैदराबाद को नुमाइंदगी नहीं मिली। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद में पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काबीना में नुमाइंदगी पर गौर किया जा रहा है, ताहम ये फैसला कांग्रेस की आला क़यादत करेगी।
अपने दौरे दिल्ली के मौके पर चीफ मिनिस्टर पार्टी के आला कायदीन से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी से भी मुलाकात का इम्कान है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन कानून साज काउंसिल महेश कुमार गौड़ ने साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर और साबिक वज़ीर आबपाशी हरीश राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रियासत तेलंगाना के करोड़ों रुपए आबपाशी प्रोजेक्ट्स के नाम पर लूट चुके हैं, जिसका खुलासा कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर आबपाशी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कानून साज असम्बली में वाइट पेपर पेश करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के गैर मियारी काम ने तेलंगाना के अवाम के हज़ारों रुपये जो फलाही कामों के लिए खर्च होने थे अपने ख़ानदान के हवाले कर लिए। इरिगेशन मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी जी ने वाइट पेपर लगाया असेंबली में। हरीश राव को, केसीआर को मुंह में जवाब नहीं है कि जितनी कमीशन के रूप में कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जो करप्शन हुआ है इस देश में कोई प्रोजेक्ट में हुआ नहीं होगा। तो हरीश राव अभी फिक्स में आ गया, नए इरिगेशन मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ। तो पूरे के पूरे चीज़ बाहर आना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ओके ना। कांग्रेस पार्टी जो भी मुद्दे मैनिफेस्टो में लगाए उनके प्रतिबंधित है, कमिटेड है। जहाँ तक उर्दू स्कूल का मामला है, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु तीनों भाषाओं को अपलिफ्ट करने का प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और मेगा डीएससी के बारे में भी हमारे मैनिफेस्टो में लगाया सो मुद्दा है, उनके लिए भी सीएम साहब रेडी है और करने के लिए आगे जा रहे हैं। और जहाँ तक सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस पार्टी पर किए गए नाशाइस्ता रिमार्क्स की मजम्मत की और कहा कि वज़ीर आज़म का सर गुरूर की इंतहा को पहुंच चुका है। कल भारतीय जनता पार्टी की कौमी आमिला के इजलास में वज़ीर आज़म ने कांग्रेस पार्टी के खात्मे के लिए तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का दावा किया था, जबकि वो राम के नाम पर रावण का किरदार अदा कर रहे हैं। निरंजन ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर कायदीन को अपने लिए खतरा महसूस करते हुए साजिश के जरिए रास्ते से हटाया। कल और परसों दिल्ली में बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में जिस ढंग से मोदी जी बात करे वो मोदी जी का अहंकार का एक सबूत है। मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ उनका जो दिल में गुस्सा है, उस गुस्से को ने उन्होंने बताया। मोदी जी ये बात बोले कि सारा दुनिया को भी मालूम हो गया मैं फिर एक बार आ रहा हूँ बोलकर। उस वास्ते सारे के दुनिया के देश उनको आने का वास्ते इन्वाइट कर रहे हैं। इसको नहीं अहंकार के बिना क्या बोल सकते। एक तरफ उन्होंने ये बोलते कांग्रेस पार्टी इंडिया का जो अलियंस है INDA के जो अलियंस है, अलियंस के पार्टीज पूरे एक फैमिली के पार्टीज बोल के बोलते। दूसरे तरफ उन्होंने पूरा बीजेपी ने अपना पॉकेट का पार्टी के जैसा तैयार कर लिया। बीजेपी में कोई और नेता नहीं रहे जैसा, सबका नहीं नामो निशान को मिटा दे रहे ग्रेजुअली। और उन्होंने ये भी बात बोले कल, मेरा उम्र 70 साल हो गया। कुछ लोग बोल रहे आप चीफ मिनिस्टर भी बने थे, प्राइम मिनिस्टर भी 10 साल हो जा रहा, आप क्यों छुट्टी नहीं लेते बोल के। अगर मैं छुट्टी नहीं ले, उन्होंने ये बताइए अगर मैं छुट्टी नहीं लिए तो नहीं ये देशवासियों के लिए ग्राह कैसा बनेंगे। इसका मतलब ये
बीआरएस पार्टी के रुकने काउंसिल के कविता ने कहा कि इंदिरम्मा राज्यम में घर की बच्चियों के साथ सख्त नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रोस्टर पॉइंट्स की मनसूखी से लड़कियों को शदीद नुकसान की बात कही और कहा कि रोस्टर पॉइंट्स के बगैर हॉरिजॉन्टल तहफ़्फ़ुज़ात नुकसानदा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लड़कियों की नौकरी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कविता ने कहा कि GO3 को फौरी मनसूख किया जाए। कविता ने कांग्रेस की साबिक़ सदर सोनिया गांधी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को GO3 को वापस लेने का हुक्म देने के लिए एक चिट्ठी लिखी। సోనియా గాంధీ గారికి కూడా నేను ఒక ఉత్తరం రాస్తా ఉన్నాను. సోనియా గాంధీ గారు ఇందిరమ్మ రాజ్యం తీసుకొస్తాం, ఆడపిల్లలకు న్యాయం చేస్తామని మీరిచ్చినటువంటి గ్యారెంటీ మీద ఆనాడు చనిపోతున్నటువంటి బిడ్డల చావుల మీద రాజకీయం చేసి విద్యార్థులలో ఒక భయాందోళనకరమైనటువంటి వాతావరణం క్రియేట్ చేసి మీరు కొన్ని ఓట్లు తెచ్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజానికానికి గుర్తు చేస్తూ సోనియా గాంధీ గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఈ రాజస్థాన్ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు మరి దేశవ్యాప్తంగా కూడా మహిళల యొక్క హక్కులకు భంగం కలిగించే విధంగా ఉన్నది. అయినప్పటికీ కొన్ని రాష్ట్రాలు బీహార్ ఒప్పుకోలే, సెపరేట్ జీవో ఇచ్చిరు, మేము పాత పద్ధతి ఫాలో అవుతామని చెప్పిరు. కర్ణాటక ఒప్పుకోలే, సెపరేట్ జీవో ఇచ్చిరు, పాత పద్ధతి ఫాలో అవుతామని చెప్పిరు. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అంత ఆతృత ఎందుకు? కేసీఆర్ గారు వేసినటువంటి కోర్టు కేసుని వాపస్ తీసుకొని మరి కొత్త జీవో ఇచ్చి ఆడపిల్లల నోట్లో మట్టి కొడతా ఉన్నారు. ఒక్కసారి తెలంగాణ సమాజంలో కుటుంబాలను ఆలోచించాలి. మనం ఆడపిల్లలు చదివించడానికే వెనక ముందు అవుతున్నాం. बीआरएस लीडर व साबिक़ रुकन असेंबली बालका सुमन ने कहा कि गुज़िश्ता 15 दिन के अंदर गुरुकुल स्कूलों में 4 लड़कियों ने खुदकशी कर ली, लेकिन हुकूमत ने अब तक उन वाक़यात पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इंतहाई इक़दाम करने वाली लड़कियों के रिश्तेदारों और अवामी तंजीमों ने इन वाक़यात के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। लेकिन चीफ मिनिस्टर से लेकर कोई एक वज़ीर ने गुरुकुल स्कूलों में पेश आने वाले खुदकशी के वाक़यात पर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में इस तरह के कई मसाइल पाए जाते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उन मसाइल को बाजू रखकर चंद दिन में एक मरतबा दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीआरएस कायद ने कहा कि खुसूसी तैयारी के जरिए चीफ मिनिस्टर दिल्ली में पार्टी की आला क़यादत को भारी फंड्स मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आकर 70 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। इस दौरान हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों व तकर्रुरात के लिए एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। రాష్ట్రంలో గడిచిన 15 రోజుల్లో వివిధ గురుకులాల్లో 4 విద్యార్థినులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం బాధాకరం. భువనగిరిలో భవ్య వైష్ణవి అనే 2 అమ్మాయిలు, సూర్యాపేటలో కూడా వైష్ణవి అస్మిత అనేటటువంటి 2 అమ్మాయిలు గడిచిన 15 రోజుల్లో గురుకులాల్లో 4 విద్యార్థినులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఈ అంశాన్ని కనీసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, ముఖ్యమంత్రి కానీ, మంత్రులు కానీ ఎవ్వరు కూడా పట్టించుకుంటలేరు. 4 విద్యార్థుల ప్రాణాలు వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని బలైపోతే అసలు వీటికి కారణమేంది? దీని వెనుక ఎవరున్నారు? వాళ్ళ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చేసినారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజా సంఘాల तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने चार मीनार के दामन में विजय संकल्प यात्रा के रथों का आगाज़ किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि यह विजय संकल्प यात्रा 20 फरवरी से 2 मार्च तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आने वाली मरकज़ी हुकूमत में तेलंगाना को हिस्सेदार बनाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। बीजेपी मरकज़ में तीसरी बार भी हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 17 हलकों में कामयाबी के लिए संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। రేపటి నుంచి తెలంగాణలోని అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో పర్యటించే విధంగా యాత్ర ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. యాత్రలు రేపు ప్రారంభమైన తర్వాత 2వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది. మనకందరికీ తెలుసు बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा भी वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज होंगे और ज़ाफ़रानी जमात को तेलंगाना में 10 सीटों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपोजिशन का वाहिद एजेंडा मोदी को शिकस्त देना है, उस पर ये जमातें काम कर रही हैं। अपोजिशन जमातों का कोई एजेंडा, क़यादत और वाज़ेह पॉलिसी भी नहीं है। यूपीए की 10 साल हुक्मरानी को देखकर तंग आने वाले अवाम ने मुतबादिल के तौर पर मोदी को कामयाब किया। मोदी ने 23 साल अवामी ज़िंदगी में वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उनके इस बड़े करियर के दौरान
बदउनवानी का एक छोटा सा इल्ज़ाम भी उन पर नहीं लगा। तेलंगाना के निजामाबाद लोकसभा के रुकन डी अरविंद के खिलाफ पॉम्पलेट्स तकसीम किए गए। ये पॉम्पलेट्स अखबारात में चिस्मा करते हुए तकसीम किए गए। उनमें कहा गया कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद नहीं चाहिए क्योंकि वो अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए हैं और वो किसी से बात नहीं करते। ऐसा घमंडी रुकने पार्लियामेंट नहीं चाहिए। ये पॉम्पलेट्स जगतियाल जिले के मेटपल्ली गाँव में तकसीम किए गए जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। इन पॉम्पलेट्स पर प्रिंटर का नाम और दीगर तफसीलात नहीं है। इन पॉम्पलेट्स को किसने तकसीम किया, इस पर खुनूस तजस्सुस बरकरार है। जीवन रेड्डी अंकल जय శ్రీరామ్ బాగున్నారా? ఏదో నాకు అహంకారం అని మీ తమ్ముడు ఏదో ప్యాంప్లెట్లు వంచి చేపించి ఏదో వంచిపించిండట. మళ్ళా మొన్న ఇట్లనే బీజేపీలో సస్పెండ్ అయిన వాళ్ళని పట్టుకుని నా దిష్టి బొమ్మ తలగబెట్టించిన వాళ్ళకి పోలీస్ కేసులు కాకుండా చూస్తా అని చెప్పిండట. సరే అంకుల్, నాకు అహంకారం ఎందుకు అనిపించింది అంకుల్? మీరు ఎక్కడ కనబడ్డా నాకు జగిత్యాల వచ్చినప్పుడు కానీ डीएससी 2008 के उम्मीदवार मुलाजिमत का मुतालबा करते हुए बड़ी तादाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचे। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था, ताहम उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने इस फैसले के बावजूद उनको मुलाजिमत पर नहीं रखा, जिसके नतीजे में उनसे नाइंसाफ़ी हुई। उन्होंने कहा कि इससे कबल हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि उनको अंदरून 6 हफ्ते मुलाजिमत दी जाए। उम्मीदवारों ने अफसोस का इजहार किया कि पिछली हुकूमत ने उन्हें 10 साल तक नज़रअंदाज किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत अदालती फैसले पर फौरी अमल करे। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में कार के नहर में गिर पड़ने के वाक़े में एक कांस्टेबल ने 7 अफराद की जान बचाई। ये कार बाइक से टकरा जाने के बाद नहर में गिर पड़ी थी। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब राजौल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ग्रुप बशमुल 2 बच्चे राजमंड्री वापस हो रहे थे। एआर कांस्टेबल एन श्रीनिवास जो वहां से गुजर रहा था, उसने नहर में उतरकर कार से उन अफराद को निकालते हुए उनकी जान बचाई। बादशाह उन तमाम अफराद को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दुबई की जेल में 18 साल कैद की सज़ा काटने के बाद तेलंगाना का एक शख्स अपने आबाई गांव को वापस हो गया। उसको कत्ल के एक मामले में सज़ा सुनाई गई थी, तहम अदालत की जानिब से उसकी सज़ा को माफ़ करने के बाद उसकी वतन वापसी हो पाई। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल ज़िले के मलयाल मंडल के मानेला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला हनुमंतु अक्टूबर 2005 को विजिट वीज़ा पर दुबई गया था। 2 माह तक वहां काम करने के बाद मकामी पुलिस ने हनुमंतु को कत्ल के केस में गिरफ्तार किया। इस मामले में जुमला 10 अफराद को मुलजिम बनाया गया था और तेलंगाना के 5 अफराद को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। हनुमंतु की बीवी पद्मा ने अपने शौहर को आज़ाद करवाने की काफ़ी कोशिश की। हनुमंतु के ख़ानदान की हालत ज़ार को देखते हुए उस वक्त के वज़ीर KT रामाराव ने हनुमंतु को माफ़ी के तहत रिहा करवाने की काफ़ी कोशिश की। मकतूल के अरकान ख़ानदान से इस खुसूस में बातचीत की गई और मुआवजा अदा किया गया। उन्होंने कानूनी चाराजोई के लिए माली मदद भी फराहम की। इस सिलसिले में कोशिशों के बाद अदालत ने हनुमंतु और तेलंगाना के दीगर 4 अफराद को माफ़ी दी, जिस पर उनकी घर वापसी की राह हमवार हुई। हनुमंतु हफ्ते की रात अपने आबाई गांव पहुंचा। इस महीने की 21 तारीख को सिलसिला का रहने वाला मल्लेशम और रवि भी घर पहुंचेंगे। दुबई में उनके दोस्तों ने बताया कि चंदुर्ती मंडल का M वेंकटी भी जल्द घर वापस हो जाएगा। हनुमंतु ने कहा कि मुलाजिमत के लिए दुबई जाते वक्त उसकी बेटी की उम्र 21 दिन थी। नौज़ायदा का नाम गौतमी रखने के अगले दिन वो दुबई चला गया। अब वो 18 साल की है। हनुमंतु ने कहा कि उसका बाप एलैया उस वक्त चल बसा जब वो जेल में बंद था। कोशिश फाउंडेशन जयपुर हैदराबाद में इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी एग्जीबिशन साला जंग म्यूजियम में 22 फरवरी तक 25 फरवरी मुनक़िद कर रही है। इस खिताती की नुमाइश में 13 ममालिक के मुमताज़ खिताती के माहिरीन अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। आज मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन कोशिश फाउंडेशन M रज़ा जयपुरी और जनरल सेक्रेटरी कनीज़ भट्टी ने बताया कि इस बैनुल अक़वामी नुमाइश में हिंदुस्तान के अलावा हैदराबाद के माहिरीन फ़न खिताती अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। ये नुमाइश पहली मरतबा राजस्थान के बाद हैदराबाद में मुनक़िद की जा रही है। रज़ा जयपुरी हैं और मैं कोशिश फाउंडेशन से चेयरमैन हूँ। बाहर के काफ़ी खत्तात भाग लेते हुए पार्टिसिपेट करते आए हैं। तो इसी सीरीज़ के अंदर अभी हम जवाहर कला के साला जंग म्यूज़ियम में तीसरा जयपुर इंटरनेशनल आर्ट एंड कैलीग्राफी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये फेस्टिवल 22 तारीख से शुरू हो रहा है, फरवरी 22 से,
और ये 4 रोज़ा फेस्टिवल है जिसमें कि 13 मुल्कों के खत्तात और आर्टिस्ट इंशाल्लाह भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद तेलंगाना से के अलावा दूसरे स्टेट से भी काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और रफ़ी साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो हैदराबाद के भी कई सारे खत्तात और आर्टिस्ट इसमें इंशाल्लाह भाग लेने के लिए आ रहे हैं। ये 4 रोज़ा फेस्टिवल पेशन के लिए सिर्फ खत्तात का काम उसकी एलिजिबिलिटी है, अगर उसका काम अच्छा है, उसके खत अच्छे हैं तो हमने उनको सेलेक्ट किया है। इसमें कोई पार्टिसिपेशन फ़ीस नहीं रखी है हमने। सारे जो भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद के बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं, वो सब हमारे मेहमान हैं, तो हमने उनसे कोई। जिले वरंगल में एक नामालूम शख्स बाइक पर आया और एक बच्ची को गुमराह कर बाइक पर ले गया। लड़की उससे बचने की कोशिश के लिए चीखों पुकार करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से बाइक पर सवार उस शख्स ने उसे RSSP नहर में फेंक दिया और राह फरार इख्तियार की। रेडेलावाड़ा के कैनाल में बच्ची की लाश मिली है। गांव वालों ने पुलिस को इत्तला दी। मकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। हैदराबाद के माफ़ कीजिएगा रंगारेड्डी ज़िले के कोडुंगरू में स्कैन एनर्जी प्राइवेट इंडस्ट्री में एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे वहां पूरे इलाके में धुआं भर गया। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि काम में लगे मजदूरों पर गर्म लिक्विड गिरने से कई मजदूर झुलस गए। शदीद रूप से जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए शादनगर ले जाया गया। तेलंगाना के रुकन असेंबली व सरकारी विप ए लक्ष्मण कार के उलट जाने के नतीजे में जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जिले जगतियाल के अंबारीपेट गांव के करीब लॉरी से इम्कानी हादसे से बचने की कोशिश के दौरान उनकी कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में एक कार उलट गई और वो जख्मी हो गए। इस हादसे में उनके 2 गनमैन और ड्राइवर भी मामूली जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब पेश आया। लक्ष्मण को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। लक्ष्मण कल शब हैदराबाद में मुनक्किदा शादी की एक तकरीब में शिरकत के बाद जिले जगतियाल के धर्मापुरी वापस हो रहे थे कि हादसा पेश आया। हैदराबाद के बेगमपेट कट्टा मैसम्मा फ्लाईओवर पर पेश आए इलेक्ट्रिक कार हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के साथ ही कार के एयर बैग्स खुल गए, जिसके सबब इसमें सवार अफराद शदीद जख्मी नहीं हुए। इस हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हादसे की शिकार कार को वहां से हटाते हुए उस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। साथ ही जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। शहर हैदराबाद के अत्तापुर में 2 लारियों में तसादुम का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कल शब अत्तापुर PVNR एक्सप्रेस वे के नीचे पिलर नंबर 133 के करीब 2 टिप्पर लारियों का तसादुम हो गया। एक लारी का ब्रेक फेल होने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे के नतीजे में सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई और राहगीरों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने हादसे की शिकार लॉरियों को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। बीवी की आंखों के सामने शोहर का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के रामचंद्रपुरम में प्रसाद नामी शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। कल शब नामालूम अफराद उसके घर में दाखिल हुए और उसकी बीवी के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद उसकी आंखों के सामने शोहर का बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मकतूल के जिस्म पर चाकू के 25 से ज़ायद ज़रबात पाए गए। पुलिस की सुराग रसा टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस को शुबा है कि कत्ल पुरानी मुखासिमत की वजह से हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ड्राइवर के ब्लड प्रेशर की सतह कम हो जाने के नतीजे में बस उलट गई। यह हादसा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना RTC की बस विशाखापट्टनम से भद्राचलम की सिम जा रही थी कि कत्तीपाड़ू इलाके में ड्राइवर की BP की सतह अचानक कम हो गई, जिसके नतीजे में उसने बस का तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इस हादसे के वक्त बस में 21 मुसाफिरीन सवार थे। मामूली जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।